सिर्फ मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल। और इस एक घंटे में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट्स की राय आप तक पहुंचा सकें, और म्यूचुअल फंड में अभी क्या चल रहा है, आपको किस तरह से निवेश करना है, इन सब पर भी हम बातचीत लेकर आते हैं। वैसे अभी तो यही दिख रहा है कि 6 महीने में अगर मैं सेंसेक्स और निफ्टी की बात करूं तो यहां हम करीब 10% की गिरावट देख चुके हैं, और इसीलिए बीते कुछ महीने जो हैं वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे नहीं रहे। 6 महीने में रिटर्न के मोर्चे पर म्यूचुअल फंड्स ने भी निराश किया है निवेशकों को, और 12,000 की गिरावट ने इन्वेस्टर्स को भी मजबूर कर दिया कि वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा नर्वस हो गए, अपने हाथ खींचने लगे। कम से कम मंथली आंकड़ा जो एम्फी का आता है वो तो यही दिखा रहा है कि फरवरी में हमने बहुत समय के बाद ऐसा देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लोस थे उसमें 26% की गिरावट रही थी। तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनियां भी अपना निवेश रोक रही हैं? एम्फी के आंकड़ों से तो कुछ ऐसा ही पता चल रहा है। 26 मार्च तक म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार में सिर्फ 8,485 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसी आंकड़े को जब हम फरवरी या जनवरी से कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस आपको नजर में आएगा? देखिए, फरवरी में इस तरह का निवेश जो रहा था इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स का, वो 48,000 करोड़ का रहा था। जनवरी में भी इससे ज्यादा रहा था, 57,000 करोड़ से ज्यादा का रहा था। लेकिन मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी में कम पैसा डाला है। तो क्या वजह है? इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ में आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज को भी डिस्कस करने वाले हैं, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर सलाह लेने वाले हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर हेमंत रुस्तगी। और हेमंत सर से अगले आधे 1 घंटे हम बात करेंगे, समझेंगे आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना, और साथ ही में ये जो एक मैं डाउनफॉल देख रही हूँ इक्विटी पार्टिसिपेशन में म्यूचुअल फंड्स का, उसको पर भी मैं सबका व्यू लेना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या करें, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने क्वेश्चन 9311121874 पर, या फिर आप अगर ईमेल करना चाहते हैं तो फिर आप हमें ईमेल कीजिए moneyninequery@tv9.com पर। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव हमारे कमेंट बॉक्स पर भी आप अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और हेमंत सर, बाजार में हमने लगातार जो है एक देखते हैं तो हाहाकार मैं शब्द यूज करूंगी, हालांकि अब समझने की भी कोशिश नजर आ रही है, पर अभी भी एक ट्रंप का हाहाकार मचना बाकी है, जो क्लैरिटी हमें कल सुबह मिल जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या आपको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स खुद भी अभी अपना पैसा खींच नहीं है? क्योंकि बाजार में अभी एक अनसर्टेनिटी के बादल तो छाए हुए हैं ही। तो क्या बाजार की वॉलेटिलिटी से म्यूचुअल फंड्स अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पर रहा जाए, क्योंकि नंबर्स कुछ ऐसे ही बयान कर रहे हैं? प्रियंका, आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आपने बात की। एक तो ये कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, दूसरा म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट में वो जो कम हो रही है। पहले अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी समय से ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने हो गए मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, और पिछले कुछ समय से जैसा आपने कहा थोड़ा थमती हुई नजर आ रही है। बट ऑब्वियसली ये जो बड़ा इवेंट हमारे सामने है, जो हमें कल तक पता चलेगा कि जो टैरिफ लगने वाले हैं ट्रम्प की तरफ से, वो किस देशों पे कितना लगेगा, हमारे देश पे कितना लगेगा, कौन से सेक्टर्स पे कितना लगेगा। हालांकि काफी कुछ क्लैरिटी है, और मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि ये बात सही है कि वो टैरिफ का एक डर सामने जरूर है। बट आई थिंक ये कंसिडर करते हुए कि हमारी इकोनॉमी जो ज्यादातर डोमेस्टिक इकोनॉमी है और हम एक्सपोर्ट्स उतने नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, बट शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना दूसरे देशों को पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, जहां तक म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक ये कि हमने देखा है पिछले 2-3 महीने से, अगर हमने जब फंड की जो कैश पोजीशन को एनालाइज किया है, तो काफी सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाया है। ऑब्वियसली देखिए, फंड मैनेजर का काम क्या है? उनका ये काम भी है कि आपको गिरते बाजार में आपके पैसे को किस तरह से प्रोटेक्शन कर सके, और उसके लिए उनको अगर लगता है कि अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी कुछ समय तक थमने वाली नहीं है, हालांकि वो नीचे लेवल पे भी इन्वेस्ट करके कोशिश करते हैं कि आपको एवरेजिंग का फायदा हो, लेकिन साथ में वो ये भी देखते हैं कि अगर हम कैश पोजीशन को बढ़ाते हैं तो उससे आपका पैसा जो है एज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक पिछले 2-3 महीने से ये ट्रेंड हमने देखा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण और भी हो सकता है, हालांकि हमने पिछले महीने भी जो हमने देखा था, बहुत ज्यादा गिरावट एसआईपी के जो कंट्रीब्यूशन में नहीं आई थी, लेकिन लमसम में डेफिनेटली फर्क पड़ा है। तो हो सकता है कि एक एस्पेक्ट वो भी है कि जो लोग लमसम पैसा लगाते हैं वो पैसा थोड़ा कम हुआ हो, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि
जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपनी कैश पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, और ये जब बड़ा इवेंट शायद निकल जाए तो उसके बाद वो एक कॉल है कि, क्योंकि ये दिख रहा है आपको कि एक बड़ा इवेंट है जिसका इम्पैक्ट होगा। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, मेरा ये मानना है कि शायद हमारे देश, हमारे इंडस्ट्रीज के ऊपर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी के साइड से देखें तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। तो शायद ये कारण है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ आपको बेहतर आपको एक्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड की तरफ से। एवं से ये बताइए, ये तो म्यूचुअल फंड कंपनियों का जो रुख है, उनके फंड मैनेजर्स का जो रुख है, वो आपने हमें समझाया कि कई फैक्टर्स हैं जो अभी गवर्न कर रहे हैं, जो उनके टॉप ऑफ द माइंड होंगे। लेकिन एक इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि भाई हमने देखा मार्केट में अभी जो है एक डायरेक्शन नहीं है। एक हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि मार्केट एक ही दिशा में चल रहा है। मार्केट को भी चिंताएं हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, उनको अभी आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? आई एम श्योर आपके पास आके पूछते होंगे कि अभी क्या करना है। देखिए प्रियंका, यहाँ पे भी दो तरह के निवेशक होते हैं। एक तो ये जो रेगुलरली एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना टाइम होराइजन को डिफाइन किया हुआ है। हम काफी बात करते हैं कि अगर आप बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, जो बहुत साल दूर है अभी यहाँ से, तो ऐसे तो फेजेस बहुत सारे आएंगे। कारण बदलते रहते हैं प्रियंका, हमने देखा है कि कभी जियोपॉलिटिकल इश्यू होते हैं, कभी पॉलिटिकल इश्यूज, कभी इकोनॉमिक इश्यूज, कुछ भी कारणों से समय समय पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। वो एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर मैं एक निवेशक हूं, मुझे क्लैरिटी है कि मेरे पास अभी 10-15 साल और हैं निवेश करने के लिए, तो फिर मैं अगर हर ऐसे इवेंट के ऊपर अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकूं और ये सोचने लगूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरा ये मानना है कि चढ़ते बाजार में जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपकी अगर आप जाके देखें अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपकी जो पैसा जो है हायर एनएवीज के ऊपर जा रहा था। पिछले 6-7 महीने में जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी, तो आपको एक मौका मिला। अगर आप अच्छे फंड में हैं, आप ऐसे फंड में हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए सुटेबल है, तो आपको मौका मिला कि आपने नीचे के लेवल्स पे उन इन्वेस्टमेंट को किया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि हम मंदी के बाजार में हैं। मेरे हिसाब से हम अभी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बुल रन में है। बीच में एक करेक्शन के फेजेस आते हैं, और आप कोई भी बुल फेज देख लीजिए, हर बुल फेज में आपको ऐसी करेक्शन देखने को मिलती है। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, बहुत क्लियर है अपने टाइम होराइजन पे, कुछ नहीं करना है आपको। दूसरी बात, ये जो हम बात कर रहे थे कि कुछ सेक्टर्स के ऊपर जो टैरिफ लगने वाला है उसका इम्पैक्ट होगा, सबसे बड़ा फायदा अपना पैसा जब आप किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हो, तो वो ये होता है कि एक बार ये ऐसा डिसीजन हो गया, उनको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन से सेक्टर कम इम्पैक्ट हो रहे हैं। वो जो रीअलाइनमेंट है पोर्टफोलियो की, वो आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर करते हैं, आपको नहीं करना। तो मेरा ये मानना है, एज एन इन्वेस्टर, अगर आप ऐसे फंड में हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसमें बने रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। जैसा मैंने कहा, फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, इंश्योर करेंगे कि अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो करनी है। अगर एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट को, उसको भी अगर चेंज करना है, अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं जहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मल्टी कैप हो गए, फ्लेक्सी कैप हो गए, लार्ज एंड मिड हो गए, तो वो खुद से वो भी रीबैलेंसिंग करें। एज एन इन्वेस्टर नहीं कुछ करना है आपको। अगर हाँ, आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे थे कि चलिए थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम लगाते हैं, मार्केट का थोड़ा फायदा उठाएंगे, उन निवेशकों को डेफिनेटली सोचने की जरूरत है। बट लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना। ओके, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हेमंत सर आते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के। और हम जो अभी मार्च के नंबर्स देख रहे हैं, अभी तक जो एम्फी ने शेयर किए हैं, एक मंथ ऑन मंथ आंकड़ा तो अभी कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन क्या लमसम निवेश करने का ये सही समय नहीं होगा जब इतनी वॉलेटिलिटी हो? और कई लोग हमसे पूछते हैं कि मेरे पास अभी, किसी के पास 50,000 है लमसम डालने के लिए, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास हो सकता है 2 लाख हो, तो क्या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय नहीं है? सिप करने का सही समय है, लेकिन लमसम अभी नहीं करना चाहिए क्या, पूरा अमाउंट एक साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियंका। देखिए, अगर आप रिटर्न्स को एनालाइज करें ओवर लॉन्गर पीरियड, एक कॉम्बिनेशन लमसम का और एसआईपी का हमेशा बेहतर रिटर्न देता है। मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आपके पास कुछ पैसा है, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में पैसा बना लिया जाए, मैं उन निवेशकों की बात कर रहा था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके पास कुछ लमसम पैसा आता है, तो डेफिनेटली आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है,
तो कुछ मतलब नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ लगाएं, उसको भी आप अगले 3 महीने में या 6 महीने में स्टैगर्ड मैनर में लगा सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको लमसम नहीं लगाना। इनफैक्ट मेरा ये मानना है हमेशा कि जो कॉम्बिनेशन है लमसम और एसआईपी का, वो आपको बेहतर रिटर्न देगा। क्योंकि जब मार्केट गिरावट के बाद ऊपर जाएगी तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू एसआईपी, क्योंकि एसआईपी सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए आपको लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म का है। और फिर मैंने कहा दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वहां पे, कि ये लमसम आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज का कितना प्रपोर्शन है। अगर मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है और मुझे 10 लाख और लगाना है, तब मुझे उसको और लंबे समय तक स्टैगर करना है। बट अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है और मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो 10% है मेरे पोर्टफोलियो का, वो मैं अगले 3 या 6 महीने में स्टैगर करके डेफिनेटली लमसम लगा सकता हूँ। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्लैरिटी के साथ लमसम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा मैंने कहा, प्रपोर्शन देखना जरूरी है और एक साथ पैसा नहीं लगाना। ये बिल्कुल सही है, आपने कहा कि मार्केट में मौके होते हैं, आप एक लेवल पे पैसा लगाते हो, लेकिन टाइमिंग करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से हम बदलाव देख रहे हैं, जिस तरीके से हम अलग अलग नई नई चीजें देख रहे हैं हर दिन, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये टैरिफ के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। तो आई थिंक उनको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा स्टैगर करके इन्वेस्ट करना। ठीक है, सो लमसम पैसा लगाने का भी सही समय है, सिर्फ चलाए रखने का भी सही समय है। लमसम में बस एक क्वेश्चन ये रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करें तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके आपको पैसे डालने की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हेमंत सर, एक और बात बता दीजिए, अगर कोई नया इन्वेस्टर अभी अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड को चुनना चाहता है और उसका टाइम हॉराइजन 7 से 10 साल है, तो मुझे लगता है आपके जैसे एक्सपर्ट इसे लॉन्ग टर्म नजरिया ही कहेंगे, तो क्या ये राइट टाइम होगा अभी सिप शुरू करने का? बिल्कुल होगा प्रियंका। देखिए, एसआईपी का मतलब क्या है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप अपने प्रोसेस में ये अवॉइड करना चाहते हैं कि आप पैसा एक पर्टिकुलर लेवल पे ना लगा के आप सिस्टमैटिकली लगाएंगे। दूसरा, आप ऐसे निवेशक हैं जिनके पास लमसम लगाने के लिए है नहीं, तो ऑब्वियसली आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में लगाते हैं। तो ऑब्वियसली एसआईपी का मतलब वही है कि आप मार्केट टाइमिंग को छोड़ते हुए, मार्केट लेवल को इग्नोर करते हुए, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हो। अब जहां तक मार्केट का सवाल है, करंट सिचुएशन कभी भी एक बेसिस नहीं होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करंट मार्केट सिचुएशन को इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपका नजरिया ये है कि अगले 10 साल तक मुझे हर महीने एक पैसा लगाना है और कोशिश ये भी करनी है कि मैं उसको स्टेप अप करूंगा और फिर मैं आज के लेवल को देखूं, आज का लेवल नहीं रहेगा। हो सकता है 3 महीने के बाद मार्केट किसी और लेवल पे हो सकता है 6 महीने के बाद मार्केट कहीं और ऊंचे लेवल पे हो। तो फिर आज की डेट में मुझे ये सोचना कि मार्केट किधर जाएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, वो बिल्कुल भी सही नहीं। तो एसआईपी का मतलब ही वही है कि आप मार्केट लेवल देखे बिना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। और इसलिए मेरा ये मानना है, पूरे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि किसी भी निवेशक को इस समय पे ये सोचने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। ओके, सो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और एक सवाल ये भी मैं पूछ लेती हूँ कि अभी कहाँ निवेश करना चाहिए, किस तरह का पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए? इक्विटी में निवेश करें या फिर कुछ पैसा डेट में डालें? गोल्ड, अगेन हेमंत सर, इस पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। गोल्ड जिस तरह से तेजी पकड़ रहा है, अब इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड हो रहे हैं गोल्ड में भी निवेश करने के लिए। तो अभी आप एक पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट की क्या पोजीशन देख रहे हैं और कैसे होना चाहिए एसेट मिक्स? देखिए, मेरा ये मानना है प्रियंका के हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए आप। उसका फायदा ये है कि आपके अलग अलग गोल होंगे जो शायद शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के होंगे। आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो डिपेंड करेगी आपके पास समय कितना है। जैसा आपने पूछा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो अगर मुझे मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए करना है किसी को 15-20 साल के लिए, तो फिर वो प्रीडोमिनेटली इक्विटी का पोर्टफोलियो होगा। अगर 5-6 साल के बाद मीडियम टर्म कह सकते हैं जिसको, तो फिर एक हाइब्रिड तरह का पोर्टफोलियो बनेगा, इक्विटी और डेट का मिक्स रहेगा। और अगर शॉर्ट टर्म है तो ऑब्वियसली आपकी जो फोकस है वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे रहेगी। तो वो क्लियरली डिपेंड करेगा आपका किस गोल के लिए कितना समय है, उसके हिसाब से आप अपना एलोकेशन बनाएंगे। और एक बार एलोकेशन बनाने के बाद जो भी एसेट क्लास आपने चुनी है उसके अंदर कौन से अच्छे फंड्स हैं जिनमें ये पोटेंशियल है कि उस एसेट क्लास का आपको सही तरीके से फायदा दे सके, उनको आपको चुनना है। हमने थोड़े समय पहले ही मैंने कहा था कि आपको मार्केट लेवल के हिसाब से एलोकेशन बिल्कुल नहीं करना है।
हमेशा आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। जहां तक गोल्ड का सवाल है, देखिए गोल्ड का रोल आपके पोर्टफोलियो में हमेशा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई भी मीडियम टर्म गोल है, उसमें आप गोल्ड लगा सकते हैं कुछ हिस्सा, डेफिनेटली। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा अभी भी ये मानना है कि जब मैं 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो अभी भी मेरा ये मानना है कि इक्विटी जो है आपको गोल्ड से बेहतर रिटर्न देगी। ये फेजेस होंगे जब अनसर्टनिटीज होंगी, जब गोल्ड अच्छा करेगा, लेकिन ओवर ए लॉन्गर टर्म देन आई थिंक यू विल सी दैट कि इक्विटी ने बेहतर परफॉर्म किया। तो मीडियम टर्म में डेफिनेटली कुछ हिस्सा, वो भी एलोकेशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और फिर शायद वहां पे जो मल्टी एसेट फंड्स हैं, स्पेसिफिकली जो गोल्ड सिल्वर डेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें आप निवेश कीजिए, क्योंकि वहां जैसा हमने पहले भी कहा था, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके का चलन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में, उसके हिसाब से वो उसको रीबैलेंस करेंगे। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, कोई टेक्निकल एप्लीकेशन नहीं है, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं है। तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जरिया जो है वो सही चुनना है, ताकि आप हर बार खुद को ये डिसीजन ना करना पड़े कि कब किस एसेट क्लास से निकलना है। ठीक है, चलिए सर, अब हम कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर आते हैं। राजेश रावत जी का क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ लाइव से। राजेश रावत की एज है 30, सो 30 इयर्स के हैं राजेश जी, और अभी निवेश कर रहे हैं 3 स्कीम्स में। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 1000 की सिप है, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है जिसमें 1000 की सिप है, तीसरी स्कीम जो ये होल्ड करते हैं वो एसबीआई का स्मॉल कैप जिसमें 2500 का निवेश है। कुल मिलाकर राजेश जी 4500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस 40,000 का लमसम भी करना है। इनका नजरिया 22 साल का है, और 22 साल में ये 1 करोड़ के टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है 22 साल तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म नजरिया है राजेश जी आपका। 3 स्कीम्स नजर आ रही हैं हेमंत सर, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। आप राजेश जी को क्या सलाह देंगे अगर ये 22 साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं, प्लस 40,000 रुपए का लमसम भी करना चाहते हैं इस मार्केट में? वो कहाँ करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए 22 साल का समय है, ऑब्वियसली काफी लंबा समय है, हमने पहले भी बात की। ऐसे लंबे समय के लिए प्रीडोमिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो वो इक्विटी फंड्स का होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपोजर है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो सही होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें, पराग फ्लेक्सी कैप में 1000 है, एचडीएफसी मिड कैप में 1000 है, और स्मॉल कैप में 2500 है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा एलोकेशन इनके पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप में है। एक तो उसको कम करना है, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में उनको 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये जो 1500 है ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आप ऐड कीजिए, तो वहां पे 2500 इन्वेस्ट कीजिए आप। और क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट में भी मिलता है, स्मॉल कैप में भी मुझे लगता है इससे बेहतर फंड है। जैसे आप अगर बंधन स्मॉल कैप को देखें, तो मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है एसबीआई स्मॉल कैप से। तो एक बदलाव और थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करना है अपने पोर्टफोलियो को। जहां तक इन्होंने कहा कि 22 साल का समय इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, करीब करीब मुझे लगता है कि 22 साल में 1 करोड़ तो शायद नहीं हो पाएगा इनका। इनको डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, बट मेरे हिसाब से शायद 50 लाख तक ये पहुंच पाएंगे। डबल करने के लिए इनको ऑब्वियसली अपना एसआईपी अमाउंट को डबल करना होगा, या फिर अगर वो 10% से अपनी एसआईपी को अगर वो स्टेप अप कर सके हर साल, तो डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। ओके फाइन। सो राजेश जी ख्याल रखिएगा, अभी क्या बोला है आपको हेमंत सर ने, और आपको थोड़ा सा जो है स्टेप अप करना होगा। सिर्फ 4000 की सिप से जो है 4500 की सिप से बात नहीं बनने वाली है, इसको स्टेप अप जरूर कीजिएगा। हरीश कोहली का क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी हेमंत सर, वो यही पूछ रहे हैं कि गोल्ड में निवेश करने का अभी सबसे सही तरीका क्या होगा? गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें या फिर भारत बटुक गोल्ड? ये एक डिजिटल गोल्ड खरीदने का प्लेटफॉर्म है, तो वो डिजिटल गोल्ड खरीदें या गोल्ड ईटीएफ? आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक गोल्ड ईटीएफ एक अच्छी ऑप्शन है, डेफिनेटली उसको आप देख सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, तो ईटीएफ जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो वैसे ही खरीदते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो फिर मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ईटीएफ में जाएं, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली एक डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है आपको। तो वहां पे जो गोल्ड फंड्स हैं वो आप देख सकते हो। जैसे चाहे तो आप कोटक गोल्ड फंड, ये फंड ऑफ फंड्स है बेसिकली, या एसबीआई का गोल्ड फंड, इनको आप देख सकते हो। जहां तक सही समय का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हर एसेट क्लास की आपके पोर्टफोलियो में जगह है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिक्स कितना है। अगर मान लीजिए आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 3 या 4% या 5% गोल्ड में लगाते हैं,
तो वो किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करेगा। कई बार हम थंब रूल की बात करते हैं, कितना पैसा गोल्ड में, हम कहते हैं कि एटलीस्ट 10% गोल्ड में होना चाहिए। उसका मकसद वही है कि एटलीस्ट अगर आप किसी एसेट क्लास में हो, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट उसको इतना अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो आपके पोर्टफोलियो में कोई डिफरेंस कर सके। तो ये एक चीज ध्यान रखिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स को देखिए। और जहां तक ऑप्शन का सवाल है, मुझे लगता है अगर आपके पास डीमेट है तो आप गोल्ड ईटीएफ देख लीजिए, अगर नहीं है तो फिर गोल्ड गोल्ड फंड जो है, फंड ऑफ फंड जिनको बोलते हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, सो हरीश जी आपकी चॉइस है, तीनों के प्रोज एंड कॉन्स एक तरह से हेमंत सर ने समझा दिए हैं। गोपाल जी का क्वेश्चन अब मैं लेकर आ रही हूँ। गोपाल जी ने अपना एक डिटेल्ड पोर्टफोलियो हमें ईमेल किया था, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों के लंबे पोर्टफोलियो होते हैं, अगर वो हमें मेल पर अपने पोर्टफोलियो आप लोग भेजेंगे तो हम अपने एक्सपर्ट से बिफोर हैंड शेयर करते हैं। जैसे गोपाल जी का भी पोर्टफोलियो हमने शेयर किया था हेमंत सर से। सो गोपाल जी की एज है 32, इनके पोर्टफोलियो की अभी वैल्यू है 9.3 लाख, ये 36,500 रुपए की सिप कर रहे हैं। HSBC का ELSS फंड होल्ड करते हैं 4,000 की सिप, टाटा का ELSS में 3,000 की सिप, DSP के ELSS फंड में 4,500 की सिप, कोटक मल्टी कैप में 4,000, बंधन स्मॉल कैप में 4,000, टाटा स्मॉल कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं गोपाल जी, मोतीलाल के मिड कैप में 4,000 की सिप, SBI के PSU फंड में 5,000, ABSL के PSU फंड में 2,000, PPF में करीब 10,80,000 रुपए जमा है, सुकन्या में करीब 10 लाख जमा है। तो क्या निवेश इनका जो है उसकी दिशा सही है? समझते हैं सर से। सर 36,500 की तो गोपाल जी की सिप है, पर इसके अलावा इन्होंने हमें बताया ये सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, इन दोनों में निवेश कर रहे हैं, और अभी इनके जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो भी 9 लाख को क्रॉस कर चुका है। क्वालिटी ऑफ स्कीम्स पर आप क्या कहेंगे सर? 3 ELSS फंड दिख रहे हैं, 2 स्मॉल कैप है, 1 मल्टी कैप है और 2 PSU फंड्स। जी, आई थिंक दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 ELSS फंड है। ELSS ऑब्वियसली अगर आप अभी भी ओल्ड रिजीम में है, आपको लगता है कि आपको टैक्स सेविंग करना है, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। बट और उसमें SIP से इन्वेस्ट करना तो और ही अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट आपको एवरेजिंग होती है, और फिर आपके जो लॉक इन पीरियड है वो हर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। आई थिंक बिल्कुल सही ऑप्शन है, पर 3 फंड की मुझे लगता नहीं जरूरत है। 2 फंड में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, तीनों में से एक फंड मेरी सलाह रहेगी कि आप टाटा से डिसकंटिन्यू करें। ऑब्वियसली जो पैसा आपने लगाया, जब तक वो 3 साल कंप्लीट नहीं होते वो वहीं रहेगा, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो बाकी के जो 2 फंड है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर मैं इनके पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ कि एक PSU फंड है, 2 PSU फंड है। इनफैक्ट मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड में तभी आप इन्वेस्ट करें जब आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन गए हो, आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा हो, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हो, तभी करें। जब तक आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं तो उसको आप, मुझे लगता है, अवॉइड कीजिए। और आई थिंक स्मॉल कैप में भी 2 स्मॉल कैप फंड है इनके पास, बंधन और टाटा। तो बंधन को आप रख सकते हैं, टाटा में से आप उसको उसको बंद कर दीजिए, ताकि आपकी एलोकेशन भी थोड़ी स्मॉल कैप में कम हो। तो ये कुल मिला के आपके पास 11,000 रुपये होंगे, जिसको आपको रीएलोकेट करने की जरूरत है। तो 2 फंड, एक आप इन्वेस्ट को फोकस रख सकते हैं, जो फ्लेक्सी कैप में एक ऐसा फंड है जो कंसंट्रेटेड बेट लेता है, जहां पे आप 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहां पे 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम 3 फंड के अंदर SIP बंद करेंगे एग्रेशन कम करने के लिए, और उनको हम वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज, जैसे हमने कहा फ्लेक्सी कैप में एक जो फोकस फंड है वो, और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक फंड लेंगे। तो एक 6,000 और एक 5,000 इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। और जो ELSS का पैसा है, एक फंड जो अगर आप बंद करते हैं तो वो रीएलोकेट होगा, बाकी 2 फंड आपके पोर्टफोलियो में। ओके, देखिए यही डिफरेंस होता है, क्योंकि हेमंत सर ने इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टडी किया था, तो उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया क्या आपको निकालना है गोपाल जी को और क्या ऐड करना है। ऑल राइट, थैंक यू, वेरी गुड एनालिसिस सर। लेकिन एक और बात आपने उस पर कॉमेंट नहीं किया, PPF और सुकन्या भी है, मुझे लगता है बहुत ही सही निवेश करने का तरीका है, क्योंकि इन्होंने PPF और सुकन्या जैसे निवेश को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। आपको क्या लगता है PPF और सुकन्या पे आपके क्या कमेंट है? मुझे लगता है अगर कोई कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें भी इनका निवेश रखा है इन्होंने कुछ। आई थिंक दोनों के दोनों काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। दोनों के अंदर आपको रिटर्न्स मिलते हैं, अच्छे गारंटीड रिटर्न्स हैं, टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन अच्छी है डेफिनेटली, बट आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोपोर्शन देखने की जरूरत है। हाँ, हालांकि अगर मैं स्पेसिफिकली PPF की बात करूं,
तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स जहां जिस लेवल पहले हुआ करते थे उससे कहीं कम है। ये बात सही है कि आपको वहां पे सेफ्टी है, आपको गारंटेड रिटर्न है, आपको टैक्स पे नहीं करना है। बट मुझे लगता है कि जब आप 15 20 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे म्यूचुअल फंड जो है आपको बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट लेवल होना जरूरी है। शायद हर इन्वेस्टर पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा के कंफर्टेबल ना हो। तो अगर आपको फिर उससे बाहर अगर जाके देखना है, स्पेसिफिकली आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, फिर ये दोनों ऑप्शन सुकन्या समृद्धि और ईपीएफ दोनों बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, ऑल राइट। सो ज़रूर गोपाल जी, इनमें आप कंटिन्यू कीजिए, पर आप देख लीजिएगा आपका नज़रिया और आप कितने रिस्क को लेकर के आप कितने वो है कि आपको लग रहा है ज़्यादा कंफर्टेबल है आप इनके साथ, तो रिटर्न थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलेगा। पर हाँ, ये दोनों ही स्कीम आपका टैक्स तो बचा ही रही होंगी जब आपके लिए ये मैच्योर होती हैं, और ये सबसे बड़ा पुल फैक्टर है इन दोनों में। ऑल राइट, तो आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि आज रात को टैरिफ पर हम अनाउंसमेंट्स होते हुए देख सकते हैं, और इसके बाद भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये जानना है तो बाजार का मॉर्निंग का पूरा एक्शन हम आपके लिए लेकर आते हैं मनी 9 पर लाइव अपने खास शो ओपनिंग बज में। तो कल जरूर जुड़ेगा, क्योंकि रात को ढेर सारा यूएस का एक्शन और उसका असर भारतीय बाजार पर क्या पड़ेगा, ओपनिंग बज आपको बताएगा। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। शेयर बाजार से लेकर के म्यूचुअल फंड्स का हाल सब कुछ मनी 9 आपको बताता है। बस मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं आपके पोर्टफोलियोज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से हम बात करने वाले हैं। राजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते राजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। राजन जी, कल शायद आप हमारे लाइव शो में भी जुड़े हुए थे, मैं आपका क्वेश्चन कल भी देख रही थी। हाँ मैम, कल थे हम। ओके, तो आपका सवाल पोर्टफोलियो पर नहीं है, आप गोल्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं। क्या है आपका सवाल? मैं कोई ऐसा गोल्ड फंड लेना चाहता हूँ जो कम से कम जिसमें मैं 10 साल तक स्टिक कर सकूं। ठीक है, तो गोल्ड में ही क्यों निवेश करने का सोचा आपने राजन जी? क्या म्यूचुअल फंड में आप अलग से करते हैं और गोल्ड ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी मैम, म्यूचुअल फंड में करते हैं मैडम, और गोल्ड में मैं करना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड में मैं मोतीलाल ओसवाल में स्टिक करता हूँ, और मैंने एक मुश्किल अमाउंट पे गिर रखा है उसमें। ओके, तो सिप है, लमसम है, और आपको लग रहा है गोल्ड ऐड करना चाहिए। कितने अमाउंट की सिप आप करना चाहते हैं? मैम मैं 1000 रुपए की करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, और 10 साल का नजरिया है आपका? हाँ मैम, 10 साल। ठीक है। सो राजन जी, अगर गोल्ड के म्यूचुअल फंड में सिप करना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है? 10 साल के नजरिए के लिए इन्हें सिप शुरू करना है एक गोल्ड के फंड में। हेमंत सर? देखिए प्रियंका, उन्होंने कहा कि इनको पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो एसआईपी से इन्वेस्ट करना है और 1000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि गोल्ड फंड जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। वो ईटीएफ वगैरह उनको देखने का मुझे लगता नहीं वो उनके लिए सुटेबल है। वो तो गोल्ड फंड देखिए, जैसे मैंने कुछ पहले भी 2 फंड की बात की थी, एसबीआई गोल्ड फंड या तो कोटक गोल्ड फंड। इनफैक्ट अगर आप एक एनालिसिस करें, मोस्टली जो गोल्ड फंड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा रिटर्न में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। बट अगर विद इन दैट कैटेगरी अगर आपको 1 या 2 फंड शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये दोनों फंड काफी अच्छे हैं। इनमें से कोई भी एक फंड में आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं लाइव राम का। मैं इनके पोर्टफोलियो को पिक कर रही हूँ। ये रिटायरमेंट के लिए इस बचत को कर रहे हैं और इनका निवेश है, इनका पोर्टफोलियो जो है वो है, उसमें कोटक मिड कैप है जिसमें 1800 की सिप कर रहे हैं, ईडलवाइज का मिड कैप है जिसमें 1800 की सिप है, बंधन का स्मॉल कैप है जिसमें 3200 की सिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 2200 की सिप है। कुल मिलाकर 9000 रुपए का ये पोर्टफोलियो है राम जी का। हर महीने 9000 रुपए यहाँ पर ये जमा कर रहे हैं, 20 साल तक करेंगे और ये पैसा जमा कर रहे हैं राम अपने रिटायरमेंट के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको? 2 मिड कैप, 1 स्मॉल कैप और 1 फ्लेक्सी कैप इनके पोर्टफोलियो में है। हेमंत सर? आई थिंक अगर यहाँ पे आप एलोकेशन देखें तो अगेन यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 1/3 जो पैसा है वो
स्मॉल कैप में जा रहा है, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा कम करें आप। हालांकि बंधन स्मॉल कैप जो है अच्छा फंड है, मे बी 2000 आप इन्वेस्ट कीजिए। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप के बारे में हमने पहले भी बात की, तो वो बिल्कुल सही है। दो मिड कैप फंड्स हैं इनके पास, तो एक मिड कैप रख लीजिए, मे बी कोटक मिड कैप रख लीजिए आप। और एडलवाइस पे जो पैसा लगा रहे हैं वो, और जो पैसा हम स्मॉल कैप में जो कम करने वाले हैं, वहां पे एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए आप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। मुझे लगता है वो एक सही एडिशन होगा। मिड कैप में भी थोड़ा एलोकेशन आपका रहेगा और लार्ज कैप में भी रहेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने पहले कहा था फंड मैनेजर के पास पोर्टफोलियो को रियलाइन करने की है। तो एक फंड आप ऐड कीजिए, स्मॉल कैप में पैसा कम कीजिए, मिड कैप को एक एक फंड को बंद कीजिए आप, और एक फंड आपको ऐड करना। तो आई थिंक ये कुछ चेंजेस हैं, आपको करिए। मुझे लगता है सही बैलेंस जो चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, वो आपके पास। ओके, अब लेकर आते हैं रजनीश ठाकुर जी का पोर्टफोलियो। और थोड़ी देर पहले ही हेमंत सर ये समझा रहे थे कि हमेशा जो निवेश है वो सिप और लमसम के कॉम्बिनेशन में काम करता है, और रजनीश जी भी यही कर रहे हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा इनके पोर्टफोलियो में। और इन्होंने जिस तरह से पोर्टफोलियो भेजा, इन्होंने बोला है पहले तो कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ पर कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो आपसे रिव्यू करवा सकूं। इन्वेस्टर टाइप में इन्होंने बताया कि ये अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और स्ट्रैटेजी मंथली इन्वेस्टमेंट है, सिप करते हैं, और पराग पारे की फ्लेक्सी कैप और इनके पास जो कॉन्ट्रा फंड है एसबीआई का, उसमें समय समय पर लमसम ऐड करते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो पर डालते हैं नजर। बंधन का स्मॉल कैप फंड 2000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 3000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप जिसमें 2000 की सिप है, प्लस जब इनके पास पैसे होते हैं इसमें ये लमसम करते हैं। और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में भी यही रणनीति है इनकी कि 2000 की सिप है प्लस ये ऐड करते हैं लमसम। और एसबीआई का स्मॉल कैप जिसमें 3000 की सिप है, 12000 की सिप कर रहे हैं। समय जो है वो 15 साल अपने इन्वेस्टमेंट को देने वाले हैं। 1 करोड़ के टारगेट पर रजनीश ठाकुर पहुंचना चाहते हैं। रजनीश जी ने अपनी स्ट्रैटेजी तो अच्छी बनाई है और कह रहे हैं कि इसको मैं जो हूँ 5% से स्टेप अप भी करूंगा हर साल। हेमंत सर, आपका क्या विचार है इनके पोर्टफोलियो पर? जिस तरह से इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, स्मॉल कैप नजर आ रहा है, मिड कैप नजर आ रहा है, फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा है, हालांकि हम देख रहे हैं 2 स्मॉल कैप है, बंधन का भी स्मॉल कैप है और एसबीआई का भी स्मॉल कैप है। 15 ईयर्स के लिए रजनीश ठाकुर जी ने ये निवेश किया है। यस, आई थिंक आई एग्री। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। एक तो उन्होंने अपने आप को 15 साल का समय दिया, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा समय है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। दूसरी बात, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, एक कमिटमेंट है कि वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करेंगे। आई थिंक ये तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा, जो उन्होंने फंड चुने वो इक्विटी में चुने और डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए अच्छे, ब्रॉडली मैं कह सकता हूँ अच्छे फंड चुने हैं। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ है। अगर ये 5% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। करीब मुझे लगता है 70 लाख का कॉर्पस बनेगा इनके पास। इनको अपनी एसआईपी को 10% से स्टेप अप करना होगा। अभी इनकी जो कमिटमेंट है वो 5% की है। अगर ये अपना कॉर्पस, अपना टारगेट को अचीव करना चाहते हैं 1 करोड़ का, तो उसको 10% से स्टेप अप करना होगा उनको। एक तो ये करना है। दूसरा, अगर हम फंड्स की बात करें, देखिए जैसा आपने भी बिल्कुल हाईलाइट किया कि 2 स्मॉल कैप फंड है। बंधन को आप रखिए, बहुत अच्छा फंड है। एलोकेशन कम करना है यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर। तो एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है उसको आप कंसिडर कीजिए एसआईपी बंद करके। एसबीआई का ही अगर आप चाहें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसकी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ समय से बेहतर हो रही है, और मुझे लगता है फंड ट्रैक पे है अभी, और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके भी अच्छा करेगा। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड वो आप स्मॉल कैप के बदले में रखेंगे तो आप देखेंगे एक स्मॉल कैप फंड कम होगा, पोर्टफोलियो में जो एग्रेशन का जो लेवल है उस सेगमेंट में एक्सपोजर की वजह से वो कम होगा, और एक अच्छा फंड, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल होगा। ओके, चलिए अब हम नवीन जी का क्वेश्चन लेते हैं। नवीन प्रसाद, नवीन जी हमें कल भी अपना क्वेश्चन भेजा था, हम कल वाले लाइव सेशन में नहीं ले पाए थे। नवीन जी नमस्ते। 38 साल की उम्र है और ये सिप अभी कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2000, निफ्टी 50 में 5000। मैं अज्यूम करी वो आईसीआईसीआई का ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा। ब्लू चिप है आईसीआईसीआई का 5000, लार्ज एंड मिड कैप
फंड 5,000, स्मॉल कैप 5,000 और फार्मा एंड हेल्थ केयर में 2,000। सो 10 साल का नजरिया है। सऊदी अरेबिया में रहते हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और उसके बाद स्लैश देकर के सारे ही नाम लिखे हुए हैं। तो सारे सिप मैं समझ रही हूँ इनके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू का स्मॉल कैप, फार्मा एंड हेल्थ केयर, पीएचडी मेरे ख्याल से फार्मा एंड हेल्थ केयर ही होगा, सिर्फ पीएचडी लिखा है। 10 साल का नजरिया है। सऊदी अरेबिया से हमें देख रहे हैं। हेमंत सर, आपका क्या विचार है इनके पोर्टफोलियो पर? सारे ही आईसीआईसीआई प्रू के ही इन्होंने सारे स्कीम्स चुने हैं? नहीं, आई थिंक वो बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी फंड हाउसेज हैं और सभी जो है वहाँ पे बहुत क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, स्ट्रेटजीज अलग हैं। तो एज एन इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करें। यस, फंड की पेडिग्री यानी पेरेंटेज का क्या है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन हम ये ना भूलें कि सारे के सारे जो फंड हाउसेज हैं उनको म्यूचुअल जो सेबी है वो रेगुलेट करती है। सबको एक तरह का ही रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और इम्पोर्टेंट है कि उनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, किस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। एक ही फंड हाउस में सारा पैसा मत लगाइए, क्योंकि हालांकि आपने अलग अलग तरह के फंड में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा फेज हर फंड हाउस के लिए आता है जब एज ए पैक काफी सारे फंड एक साथ अच्छा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। डेफिनेटली आपको उसको बदलने की जरूरत है। कुछ फंड हाउसेज हैं, जैसे हमने बात भी की, इन्वेस्को, कोटक, एचडीएफसी, राइट, निपॉन, जिनके काफी अच्छे फंड्स हैं। उनमें आप डेफिनेटली एक नजर देखिए और कोशिश कीजिए कि बदलाव करें। जो सेक्टर थीमेटिक फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में जो भी हैं, जैसे फार्मा है, वो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि वो एक सही ऑप्शन होगी। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फंड हाउस में चले जाइए, दोनों में शामिल करना बराबर, कोई इशू नहीं है। लार्ज कैप में भी अगर आईसीआईसीआई ब्लू चिप को देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। स्मॉल कैप में मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप को देखिए आप, और जो सेक्टर फंड है उसके बदले में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, वो अगर आप देख ले तो वो सही होगा। या फिर एक मल्टी कैप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप नहीं है, लार्ज कैप मिड कैप तो है। एक मल्टी कैप फंड देखिए, कोटक मल्टी कैप। आई थिंक एक दो आपको कैटेगरी ऐड करनी है, कुछ फंड हाउसेज में दूसरे फंड हाउसेज में एक्सपोजर लेना है। तो आई थिंक ये कुछ बदलाव है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में करने की जरूरत है। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमसे पहले भी शेयर किया था। प्रेम कुमार जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी प्रियंका मैम, नमस्ते जी। नमस्ते, कहाँ से जुड़े हुए हैं प्रेम जी? मैम मैं पंजाब जलंधर से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? हाँ मैम, मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। ठीक है, और मैं देख रही हूँ आपके पास जो है 15 स्कीम्स हैं, तो कितना पुराना निवेश है? कब इन्वेस्टमेंट शुरू किया आपने? मैम एक्चुअली मैंने जनवरी 2024 से ही शुरू किया था। तो मुझे मैम इसके नॉलेज नहीं थे। मैंने किसी यूट्यूबर के वहाँ से देख के फंड मैम सेलेक्ट किया है। तो मैंने आपका चैनल देख के उसके बाद मुझे लगता कि मेरा पोर्टफोलियो कुछ गलत है मैम। तो एक्चुअली मेरे देखिए मैम, एसबीआई के 3 है, बैंक ऑफ इंडिया का 3 है और एचडीएफसी का 5 है मैम। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो मैम थोड़ा अच्छा सा बना दीजिए कोई हेमंत से कहके। मेरा 19 साल का मैम टारगेट है, 41 का है मैम अभी ऐसे मैम मेरे। 20 साल का टारगेट है, 20 साल तक निवेश करेंगे? जी 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 मैम। उसमें से 1 साल तो निकल ही गया, अब तो 19 साल का ही समय है इसमें। हाँ अभी थोड़ा मैम पोर्टफोलियो सारे रेड में है। हाँ कोई नहीं, चलिए आपने कहा ना अच्छा बनवाते हैं, चलिए। और आपने अच्छा काम ये किया प्रेम जी कि आपने पहले ही हमें बिफोर हैंड भेजा था अपना पोर्टफोलियो, तो हम गेस्ट से शेयर भी कर पाए। तो एक बार हम आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है बता देती हूँ मैं। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। खुद बताया अभी प्रेम जी ने 3 एसबीआई के फंड्स हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया के भी
कई स्कीम्स है। बैंक ऑफ इंडिया का एक मल्टी कैप जिसमें 1500 की सिप कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप 1500 की सिप, बैंक ऑफ इंडिया का ही फ्लेक्सी कैप 1500 की सिप। फिर HDFC के इनके पास 5 स्कीम है, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, दोनों में ही 1500, HDFC का ही स्मॉल कैप, इसमें भी 1500 का निवेश है, HDFC नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड और HDFC का फ्लेक्सी कैप, इसमें भी 1500 का निवेश है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 1500 का निवेश यहाँ पर आप कर रहे हो। तो आपने एक HDFC का भी फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है प्रेम जी, और पराग पारिक का भी। फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन का स्मॉलर कंपनीज फंड। फंड्स तो बहुत आपने जोड़ रखे हैं प्रेम जी, और इसीलिए अभी आप देख भी रहे हो नेगेटिव रिटर्न। हेमंत सर, मैं चाहूंगी कि प्लीज प्रेम जी की मदद कीजिए। 1 साल पुराना ही इन्वेस्टमेंट है और अभी इन्हें लंबा सफर तय करना है। सबसे पहले तो जो रेपुटेशन है उसको कम करने की जरूरत है। हेमंत सर, हाँ बिल्कुल। आई थिंक प्रियंका, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उनके पास अभी भी 19 साल का समय है, जो बहुत लंबा समय है। ऐसा होता है कभी कभी जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो, कुछ गलतियां हो जाती हैं, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अच्छा लगा ये जान के, जैसा उन्होंने कहा कि उनको समझ में आया कि उनसे गलती हुई है। उनके पास बहुत सारे फंड हैं, 22,500 की SIP के लिए 15 फंड है, तो डेफिनेटली ओवर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में। सबसे इंपॉर्टेंट है एहसास होना कि ये मुझसे गलती हुई है, और ये एक्सेप्ट करके और फिर एक ऐसा इच्छा दिखाना कि हम उसको ठीक करना चाहते हैं। आई थिंक एक किसी भी एक अच्छे निवेशक की निशानी, मुझे लगता है कि आगे जाके मैं देख सकता हूँ कि ये काफी अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करना और उसको ठीक करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बार क्या होता है, हम गलतियां करते हैं लेकिन उसको ठीक नहीं करना चाहते। आई थिंक बिल्कुल सही किया उन्होंने। फंड्स को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनके पास जो मिक्स है, जैसा मैंने पहले कहा था, एक चीज तो ये अवॉइड करनी है, सेक्टर थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए, आप बिल्कुल नए निवेशक हो। दूसरी बात, इतने सारे फंड आपको नहीं चाहिए। सही कैटेगरी का अगर आप एक एक फंड भी रखें इनके पोर्टफोलियो लेवल के हिसाब से तो बिल्कुल सही रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे फंड्स हैं, उन्हीं फंड्स को हम रखे कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाएं। तो SBI का लार्ज एंड मिड कैप वो रखिए आप, HDFC का लार्ज एंड मिड कैप वो रखिए आप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है उसको रखिए आप, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप उसको रखिए आप, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप उसको रखिए आप। तो अगर आप ये देखें तो ये 5 फंड आप रखें, उन चारों में 4,500 की SIP करें, तो कुल मिला के जो 22,500 की जो आपकी SIP है वो सिर्फ 5 फंड में होगी। जो एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपका अभी भी बायस जो ओवरऑल लार्ज कैप के ऊपर रहेगा, लेकिन उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप सब तरह की जो तीनों सेगमेंट है और सही प्रोपोर्शन में होंगे। तो 15 से आप 5 फंड में आएंगे। हमने कोशिश की है कि आपके पोर्टफोलियो में ही डिफरेंट फंड हाउसेस के डिफरेंट स्ट्रेटजीज के फंड आपको मिले। 5 फंड रखिए आप, पांचों में 4,500 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। वाव, सो इक्वल डिविजन 4,500 को बस 5 स्कीम्स में डिवाइड कर लीजिएगा प्रेम जी। 15 की जरूरत नहीं है, 5 में आपकी जो है निवेश की गाड़ी एकदम आके भागेगी। 19 साल का वक्त है। बहुत अच्छा लगा प्रेम जी। देखिए, हेमंत सर ने भी कहा कि अपनी गलती को पहचानना, उसे और फिर सही दिशा में लाना, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो दिल छोटा नहीं कीजिएगा, 15 से 5 पर आइए और निवेश करते रहिए। है क्या हमारे साथ प्रेम अभी? जी मैम। प्रेम जी आपने सुना क्या कहा है हेमंत जी ने अभी आपको? जी मैम, मुझे 5 फंड रखने हैं मैम, इसमें से SBI लार्ज और मिड कैप है मैम। हाँ, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रखना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रखना है, और मैम एक मिस हो गया मैम मेरे से। HDFC लार्ज एंड मिड कैप। HDFC का ना मैम, लार्ज कैप और जी मिड कैप। जी, तो SBI लार्ज एंड मिड कैप हो गया, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और तीनों आपने सही बोला, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और निवेश करते रहिए। ठीक है मैम। मैं वैसे मैम कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी रहूंगा हर साल इसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल जरूर। बहुत अच्छा ठीक लगा है प्रेम मैम, जी। thank you. बेस्ट ऑफ लक आपकी you, निवेश ma'am. की Thank you, जर्नी thank के you. लिए। और चलिए अब हम लेते हैं अगला सवाल हरी राम जी का। ले हम वैसे हमारे साथ शायद राजेश धनखड़ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश धनखड़ जी से बात कर लेते हैं, फिर हरिराम जी का लाइव क्वेश्चन मैं पिक करूंगी। राजेश जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम।
अंबाला से आप जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं आप राजेश जी? टीचिंग में हूँ मैम। ओके, तो आप पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, आपने अभी ही शुरू किया है निवेश, मार्च 2025 में ही आपने सिप शुरू की है। जी मैम, लास्ट मंथ से शुरू किया है। लास्ट मंथ से? तो बाजार जब गिरावट में थे या मार्च में जो हल्की रिकवरी दिखी थी तब आपने शुरू किया, या गिरावट में ही सिप शुरू कर दिया आपने? गिरावट में शुरू किया था मैम ये। ओके, वेरी नाइस। मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, ठीक है। तो पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में आप 7,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में आप 4,000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है आपके पास जिसमें 4,000 की सिप है। ईडलवाइज के मिड कैप फंड में 5,000 की सिप है। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 6,000 की सिप कर रहे हैं। राजेश जी, क्या पूछना चाहेंगे हेमंत रुस्तगी जी से? अच्छा खासा अमाउंट आप निवेश कर रहे हैं, 26,000 रुपए मार्च के पहले हफ्ते में शुरू किया है। नजरिया कितना लंबा है सर आपका? मेरा 18 ईयर्स है मैम। ओके, काफी लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं। 18 साल। ओके, कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप हेमंत जी से पूछना चाहेंगे? मैम, एक तो पोर्टफोलियो बैलेंस है या नहीं, इसके बारे में लॉन्ग टर्म के लिए ये सही रहे, या इसमें जी। कुछ ऐड करना हो। जी। और बस मैम, टारगेट मेरा 18 साल में मिनिमम 4 करोड़ का रहेगा। और आपने ये भी लिखा था कि आप 10% से स्टेप अप भी करेंगे, एनुअल स्टेप अप करेंगे, पैसे बढ़ाएंगे। जी जी। ओके। और मैंने एक्स्ट्रा टॉपअप भी किया था मैम मार्च के फर्स्ट वीक में। इन 5 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, 40,000 ईच फंड के अंदर। ओके, हर फंड में आपने 40,000 ऐड किया। जी मैम। तो सिप तो अलग चल रही है 26,000 की, और मार्च में ही जब आपने शुरू किया तभी आपने इसमें 40,000 ऐड किया हर फंड में, इन 5 ही स्कीम्स में। जी मैम, हर फंड में क्या? 40 ऐड किया है। और ये सिप चली हुई है जो 75,000। क्या हुआ है 75,000? ये मंथली सिप है मैम। मंथली सिप 75,000 की है? जी मैम, ये अच्छा, जो हमने 25 मैम, 25,000। 25,000, अच्छा, नॉट ओके। 25,000 की आप सिप कर रहे हैं, शायद एक कैलकुलेशन में हमने 1,000 बढ़ा दिया है। तो 25,000 की सिप कर रहे हैं राजेश सर। और चलिए, अम्बाला से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अभी अभी नया निवेश शुरू किया है। तो हेमंत सर, आपने शो की शुरुआत में जो कहा था सिप प्लस लमसम, ये है विनिंग स्ट्रैटेजी। राजेश जी ने उसे तो अपना लिया, सिप शुरू करते हुए इसमें लमसम भी ऐड किया है। 18 साल के लिए निवेश करने वाले हैं। आपको इनके जो फंड्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी दिख रही है? एनुअल स्टेप अप भी करेंगे, और 18 साल में 4 करोड़ के एक कॉर्पस पर नजर है। जी प्रियंका, आई थिंक जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए किसी भी निवेशक को एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करने के लिए ओवर ए लॉन्गर टर्म, वो सब यहाँ पे है। समय काफी है इनके पास, 18 साल का समय है। कमिटमेंट है कि हर साल 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इसके बारे में शो में बात की थी। और जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है 26,000 की, हालांकि ये कह रहे हैं 25, बट अगर आप जो अमाउंट उन्होंने लिख के दिया अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 26 ही आता है। वो ये भी अमाउंट स्पेसिफिक किसी फंड में शायद कम या ज्यादा होगा। अगर मैं उसको पकड़ के चलूं तो क्योंकि ये स्टेप अप करने वाले हैं 10% से, तो इनका जो टारगेट है 4 करोड़ का वो पूरा हो सिर्फ एसआईपी से। अच्छी बात यह है कि जैसा उन्होंने कहा कि बीच बीच में ये टॉप अप करते हैं। मैंने पहले भी कहा था शो के शुरुआत में कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप बहुत क्लियर हैं कि आप इस पैसे को लंबे समय तक रख सकते हैं, और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो के जो साइज के प्रोपोर्शन में ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हर साल अगर आप कुछ पैसा लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो एज ए कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने के चांसेस है। आई थिंक ये बिल्कुल सही है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब अगर फंड्स पे आते हैं तो ब्रॉडली 2 चीजें मैं इनको कहना चाहूंगा। एक ये कि इनके पास एक मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। मुझे लगता है वो मीडियम टर्म के लिए सही है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मीडियम टर्म में बहुत पैसा इक्विटी में ना हो और रीअलाइनमेंट जो है एलोकेशन में होती रहे, जो फंड मैनेजर कर सके। बट क्योंकि इनके पास काफी लंबा समय है, तो मेरा ये मानना है वो चाहे तो उसको कंसीडर कर सकते हैं कि मल्टी एसेट की जगह में अगर हम आईसीआईसीआई का ही लार्ज एंड मिड कैप रखें
तो बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है। मिड कैप में इनके पास ईडलवाइज का मिड कैप है, मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। अगर आप चाहें तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दो बदलाव अगर आप करें तो मुझे लगता है कि जो रिटर्न मैंने मान के चली है यहाँ पे, वो 12% की रिटर्न मैंने मानी है। तो अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 12% से बेहतर की रिटर्न आपको 18 साल में मिल जाए। तो इसीलिए कोशिश यही है कि थोड़ा बेहतर पोर्टफोलियो बने और जो सही बैलेंस है वो आपके पोर्टफोलियो में है। तो दो बदलाव और स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। ओके, स्ट्रैटेजी ठीक है, अमाउंट अच्छा है, सिप भी कर रहे हैं, लमसम करेंगे, 10% से बढ़ाएंगे। दो स्कीम्स को एक बार फिर से रीलुक जरूर कर लीजिएगा। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, जिसकी जगह पे आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज मिड कैप आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। ईडलवाइज का मिड कैप है, उसकी जगह पे आप मोतीलाल मिड कैप के पास स्टडी जरूर कर लीजिएगा, शायद वो आपके लिए बेटर फिट साबित हो लॉन्ग टर्म में। लेते हैं हरिराम का क्वेश्चन। हरिराम जी की एज है 35, निवेश कर रहे हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3000, आईसीआईसीआई प्रू के लार्ज एंड मिड कैप में 3000, निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 3000, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 3000, एसबीआई गोल्ड फंड 3000, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट 3000। इसके साथ इन्होंने बताया कि ये 7 साल तक निवेश करेंगे, रिस्क मॉडरेट टू हाई है, ओवरलैप तो नहीं बहुत नजर आ रहा है इनकी स्कीम्स के बीच में। एक बार रिपीट कर देती हूँ हेमंत सर आपके लिए, लाइव से पिक किया है मैंने ये क्वेश्चन। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है हरिराम जी के पास, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है और एसबीआई का गोल्ड फंड है, और आईसीआईसीआई प्रू का ये की दूसरी स्कीम मल्टी एसेट, तो एक लार्ज एंड मिड कैप है और एक मल्टी एसेट फंड भी है इनके पास। हेमंत सर, योर व्यूज? इन्होंने कितना टाइम होराइजन बताया प्रियंका? कुछ बताया? 7 साल 7 years सर। 7 साल, ओके ओके। देखिए, अब मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने, चाहे वो कैटेगरी हो या फिर उसमें जो फंड्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हमने पहले भी बात की, ऐसे लार्ज एंड मिड बहुत ही अच्छा फंड है, निपॉन मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि इनका समय 7 साल है, जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपके एवरेज होल्डिंग पीरियड को आधा रह जाता है, तो उस टाइम होराइजन के लिए मल्टी एसेट फंड बिल्कुल सही है। पहले जो हम बात कर रहे थे, हम 18 साल की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप रखिए मल्टी एसेट की वजह से, बट यहाँ पे जो टाइम होराइजन है परफेक्ट है एक मल्टी एसेट फंड के लिए। और गोल्ड भी, अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। इन्होंने जो गोल्ड फंड चुना है वो भी सही है। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया हरिराम जी ने। आई थिंक चाहे कैटेगरी हो, चाहे फंड हो, चाहे वो एलोकेशन हो, पर सिर्फ मैं इतना चाहूंगा, हो सकता है किसी कारण से उन्होंने 7 साल रखा हो, अगर थोड़ा सा और समय दे सके 2-3 साल, तो मुझे लगता है आपको रिटर्न काफी बेहतर मिल सकते हैं। क्योंकि इक्विटी में स्पेसिफिकली जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा ये मानना है कि 10 साल का समय आप रखेंगे तो आपको एवरेज होल्डिंग पीरियड 5 साल मिलता है, तो अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही वही मेरा कंसर्न है, इनका जो एलोकेशन जो टाइम है वो 7 साल है। अगर वहां थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखें, अगर वो पॉसिबल भी नहीं है 3 साल, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए 6 महीने 1 साल, ताकि अगर मान लीजिए उस समय पे जाके नजदीक अगर मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो तो आप थोड़ा समय तक आप इन्वेस्टेड रह सके, ताकि अपने जो गेन्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो बहुत अच्छे हरिराम जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। हेमंत सर कुछ भी नहीं बदलना चाहेंगे आपके पोर्टफोलियो में, हाँ एक चीज बदलना चाहते हैं कि आप 7 साल से थोड़ा सा और टाइम दें इस पोर्टफोलियो को, अदरवाइज आपकी चॉइस ऑफ स्कीम्स बहुत अच्छी है। अब मैं रोहित का क्वेश्चन ले रही हूँ, क्योंकि रोहित एक यंग इन्वेस्टर है, यूट्यूब पर अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनकी एज है 25 सर, 25 साल के हैं रोहित, और ये निवेश कर रहे हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1000 और एसबीआई के ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1500 रुपए। इसके अलावा रोहित चाहते हैं एक और फंड को ऐड करना अपार्ट फ्रॉम दीज टू, एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अलावा, ताकि इनके पोर्टफोलियो का बास्केट बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाए। और उन्हें बहुत सारे फ्लावर्स भेजे हैं। थैंक यू रोहित, मैं ये फ्लावर्स जो है एक्सेप्ट कर रही हूँ आपकी तरफ से। और अब हम पूछते हैं हेमंत सर से कि आपके पोर्टफोलियो को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए। हेमंत सर, देखिए, एक इंडेक्स फंड है जो ऑब्वियसली लार्ज कैप है, 1500 वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज एंड मिड में अगेन एसबीआई लार्ज एंड मिड मैंने पहले भी बात की थी कि वो रख सकते हैं। अगर एक फंड इनको और ऐड करना है तो मुझे लगता है मल्टी कैप फंड होना चाहिए, क्योंकि मल्टी कैप फंड में अच्छा ये है कि तीनों सेगमेंट आपको मिलेंगे, लार्ज मिड स्मॉल। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं है,
और अच्छी बात यह है कि मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट में फंड मैनेजर को मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी होती है, और जो बाकी 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है, वो कहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी में आप कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्वेस्को मल्टी कैप देख सकते हैं। आई थिंक एक मल्टी कैप फंड कैटेगरी रखिए जो आपके जैसा आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो को ब्यूटीफुल बना देगा, मुझे लगता है उस कैटेगरी में वो पोटेंशियल है। ओके, ऑल राइट। और मनी 9 देखते रहिएगा। सो हम म्यूचुअल फंड की तो बात करते ही हर दिन 4 से 5 के बीच में, पर 1 से 2:30 बजे के बीच वो टाइम होता है जब हम आपके स्टॉक से जुड़े हुए सवालों का जवाब देते हैं। तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं हेलो मनी 9 में, आप भी वहां जुड़ सकते हैं। जरिया वही है, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, या फिर शो में सीधा जुड़िए 1 से 2:30 बजे के बीच में, और मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा के साथ देखिए हेलो मनी 9, पूछिए अपने सवाल भी। बाजार में बनाया है सौदा और नहीं मिल रही है सही राय, जहां एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सही स्ट्रैटेजी। दोपहर 1 से 2:30 बजे सिर्फ हेलो मनी 9। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। कुछ और पोर्टफोलियोज लेते हैं। ये एक पोर्टफोलियो जो जिस पर मेरी नज़र थी, और ये पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल अजय कुमार मिश्रा का मैं पिक कर रही हूँ। आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2000 की सिप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2000 की सिप है, निपॉन के स्मॉल कैप में 2500 की सिप कर रहे हैं अजय, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2000 की सिप है, और कोटक के मल्टी कैप में 2000 की सिप है। इन ऑल 10,500 रुपए की सिप। 15 साल तक अजय जी निवेश करेंगे, सालाना 10% का स्टेप अप लेंगे। क्या इनका पोर्टफोलियो ठीक है? इन्हें चिंता हो रही है कि कहीं ओवरलैप तो नहीं ज्यादा है। सो एक बार रिपीट करती हूँ, आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप। 15 साल का नजरिया है। अजय जी का पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है हेमंत सर आपको? अगेन काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने। स्मॉल कैप में बहुत अच्छा फंड चुना है, निपॉन स्मॉल कैप जहाँ पे 2500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। मल्टी कैप कोटक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की, वो अच्छा फंड है। नेक्स्ट 50 भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50, वो भी इनका पास अच्छा है। तो आई थिंक जो फंड इन्होंने चुने हैं, जो एलोकेशन है, मुझे लगता है कुछ इनको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही कोशिश कीजिए कि क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते रहें ताकि एक बड़ा कॉर्पस आप बना पाए। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, नेक्स्ट 50, मल्टी कैप फंड, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, बोथ इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी और फंड्स विद इन द कैटेगरी। तो आई थिंक कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो। ओके, सो अजय जी ओवरलैप की चिंता नहीं कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है आपके पोर्टफोलियोज में, और हेमंत सर कह रहे हैं कि प्लीज कंटिन्यू दिस। जय अग्रवाल का क्वेश्चन है कि वो सिप शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से उन्हें करना चाहिए, और कहाँ से उनका मतलब है कि आप उन्हें कहेंगे कि वो किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म में, कोई फिनटेक ऐप में निवेश करें या फिर बैंक के जरिए करें, क्या बेटर रहेगा? हेमंत सर, आपके पास हम श्योर ऐसे क्वेश्चन न्यू इन्वेस्टर्स पूछते होंगे, आपको क्या लगता है? आजकल तो इतने सारे ऐप्स हैं जिसमें आप बस एट क्लिक ऑफ वन बटन निवेश कर पाते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? आई थिंक का सबसे बड़ा सवाल पहले ये है कि आपको अपने आप से एक चीज पूछना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या आप में वो क्षमता है कि आप अपने से फंड चुन सके, उसको मॉनिटर कर सके, और उसको कभी कभी आपको अगर रीबैलेंस करना है, हम कहते हैं कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटरिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फंड सिलेक्शन है। अगर आपको लगता है आप में वो क्षमता है तो आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो किसी फिनटेक के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करने का मौका मिले। अगर आपको लगता है कि आपको वो क्षमता नहीं है, आपको मदद की जरूरत है, और जो मुझे लगता है तकरीबन ज्यादातर निवेशकों को वो जरूरत होती है, तो या तो फिर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एडवाइजर के साथ जाइए। क्योंकि देखिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना आसान है, जब पोर्टफोलियो एक सर्टेन साइज का हो जाएगा तब आपको बहुत सारी चीजों की चिंता करनी होगी। सेक्टर एलोकेशन कैसा है, एसेट की रीबैलेंसिंग कैसे करनी है, इस तरह से मुझे काम करना है। स्टार्टिंग में अच्छा 5-10 हजार के एसआईपी करनी है, 2-3 फंड लिए, आपने शुरू कर दिया, बहुत कुछ आसान लगता है। जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी इन्वेस्ट करने की, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेंगी। तो आई थिंक वो चीजों का ध्यान रखिए पहले, उसके बाद मीडियम चुनिए कि कैसे इन्वेस्ट करना है।
मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, तो किसी प्रोफेशनल के साथ जाइए। वो जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी आज उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, उनके पास ऐप है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की पूरी फैसिलिटीज है। तो आप पहले वो डिसाइड कीजिए कैसे आपको करना है, उसके बाद बहुत सारी आपके पास चॉइसेस हैं जिसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। ओके, आप किस में कंफर्टेबल हैं वो मैटर करता है। दैट्स व्हाट विल डिसाइड कि आपको कैसे निवेश करना है। सुष्मिता कुमारी पूछ रही हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में कि इसमें कुछ ऐड करें। उन्होंने टारगेट नहीं बताया तो बहुत मुश्किल है। 20 साल का नजरिया है और 3 स्कीम्स हैं इनके पास। निपॉन स्मॉल कैप 1000 की सिप कर रही हैं सुष्मिता। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में भी 1000 की सिप है और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 1000 की सिप है। तो 3 स्कीम्स होल्ड करती हैं, कुछ ऐड करें या नहीं? 20 साल का नजरिया, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक निफ्टी का इंडेक्स फंड। आई थिंक काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। एक स्मॉल कैप है इनके पास, निफ्टी इंडेक्स प्योर लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप है जिसमें प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप में एक्सपोजर है, कुछ एक्सपोजर यूएस मार्केट में भी है। एक चीज मुझे लगता है जो मिसिंग है इनके पोर्टफोलियो से, वो मिड कैप। तो मैं चाहूंगा कि वो एक मिड कैप फंड ले लें। हमने कुछ मिड कैप फंड्स की पहले बात की है, उनमें से कोई भी एक फंड ले लीजिए आप। चाहे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लीजिए, तो या तो इन्वेस्टकोर मिड कैप ले लीजिए। निपॉन का ग्रोथ फंड है, वो काफी अच्छा फंड है। काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। तो एक मुझे लगता है जो सेगमेंट मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो से, वो मिड कैप है, उसको आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो एक क्वेश्चन जो आ रहा है, एक फंड स्पेसिफिक, स्कीम स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछ रहे हैं सरबनी सामंत। इनका सवाल है आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटी फंड निवेश के लिए कैसा है? हेमंत सर, कुछ आप बताना चाहेंगे कि आईसीआईसीआई प्रू का अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है? अच्छा फंड है, एक थीमेटिक फंड है बेसिकली। अगेन वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसी है। अगर आप नए निवेशक हैं, आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर मेरा मानना है हमेशा चाहे थीमेटिक हो या सेक्टर, उससे आप दूर रहिए, क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में अगर आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा है। बट अगर आप ऑलरेडी आपका डाइवर्सिफाइड फंड्स का पोर्टफोलियो बना है, आप देख रहे हैं कि कोई थीमेटिक फंड आपको मिले, तो आई थिंक ये एक अच्छा फंड है। इसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है और ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपके प्रोफाइल के लिए और पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर, आपने वक्त निकाला आज मनी 9 के लिए, शुक्रिया। ओके, सो बहुत सारे पोर्टफोलियोज को हमने लेने की कोशिश की है और मुझे पता है फिर भी कुछ पोर्टफोलियो छूट गए हैं। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव और विश्वास हम लोगों के ऊपर कि आप हमारे साथ अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स पर वो भरोसा दिखा रहे हैं जो आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चंस का सिलसिला बिल्कुल ना रुके, आप हमें क्वेश्चंस भेजते रहिए। व्हाट्सएप एक जरिया है 9311121874 पर, जहां मुझे आपके सवालों का इंतजार रहता है। ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर लाइव भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट ऑन अस। मनी 9 के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। आशुतोष जी, हाँ मैंने आपका क्वेश्चन नहीं लिया, कल लेती हूँ आपका सवाल जरूर से आशुतोष जी। आज हम आपसे यही इजाजत लेते हैं, कल होगी मुलाकात, एक और मेहमान होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी सिप मेरा सवाल।